नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर मुंबई से है, जहां मलाड इलाके में आग लग गई है। जन कल्याण नगर में एक इमारत में आग लग गई। एक कमरे से चिंगारी भड़की और करते करते उस पूरी आग की चपेट में आ गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है और अभी तक हताहत की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें लेकिन हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। ये देखिए, जन कल्याण नगर में ये इमारत है जहां आग लग गई है, और देखिए किस तरीके से लोग आग से बचने के लिए बालकनी के जरिए उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब आग वहां पर लगी है इस इमारत में, और करीब बताया जा रहा है कि एक जो इमारत में कुछ फ्लैट है जिसके अंदर आग लगी और एक कमरे से चिंगारी भड़की थी, जिसके बाद ये आग जो है बढ़ती चली गई। भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। लोग जो हैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उसमें रह रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए काला रंग का ये कपड़ा पहने हुए जो युवक है वो वहां से उतरने की कोशिश कर रहा है। बालकनी से ही वो छलांग लगा देता है। किसी तरीके से बचने की कोशिश वहां पर की जा रही है। फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। मलाड इलाके में ये इमारत है जहां आग लगी। और पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवरत्न मोहल्ले में महिला से लूट की गई है। सोने की चेन लेकर लुटेरे फरार हो गए। बाइक पर सवार थे लुटेरे और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किशनगंज की रहने वाली है महिला और बेटी के घर आई हुई थी जब ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस पर देखें पहले महिला से छिनतई की जाती है और उसके बाद मौके पर बाइक से अपराधी फरार हो जाते हैं। अपना गेट पर खड़ा हुए हैं करीब 2 मिनट जैसा। उसी में उधर से 2 लड़का आया है और उसे बाइक रोक दिया है। एक तो बाइके में बैठा हुआ है, मास्क लगाया है। एक तो काला करके थोड़ा मोटा करके उतर के 1 सेकंड जैसा वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद हमको लोग में आकर क्या तो पूछने लगा, हम समझ में नहीं है। फट से गला में से चैन तोड़कर बस बैठ गया, चल गया बाइक से स्पीड से। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। बताया जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 4 गोली राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि एक गोली सहयोगी के पैर में लगी है। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां राजेश की मौत हो गई, जबकि सहयोगी जिमी का इलाज जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि इस घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है और एक इलाजरत है, और जिन व्यक्ति का डेथ हुआ है वो वहाँ के नगर परिषद के प्रत्याशी भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जो अलग अलग बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। गोलियां अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने राउंड चलाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करने के बाद नहीं, अभी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में बयान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली। और बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखें, यहां पर घटना घटने के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और सभी लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो यहां पर फिर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग एक शादी में गए थे और शादी से लौट के हम लोग लौट ही रहे थे, तब तक हम लोग विजय होटल के पास खड़े हुए थे।
तब भैया हमसे पूछा कि कहाँ चला जाए नेता में, तो हम बोले भैया चला जाए अनंतपुर चला जाए। तभी एक बाइक से आया 2 आदमी और गोली से फायर किया, वो मेरे पैर पर लगा, उसके बाद भैया के सीना पे लगा। उसके बाद वहाँ पे हम भी गिरे, भैया भी गिर गए और दोनों को फायर करते हुए रास्ता से मिश्रा मार्ग से होते हुए निकल गया। पटना का कालिदास रंगालय उस वक्त अखाड़ा बन गया जब कलाकारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस संस्था में सचिव पद को लेकर वर्षों से लड़ाई चली आ रही है और दोनों गुटों के कलाकारों के बीच इसी बात को लेकर पहले बहस हुई और फिर मारपीट हो गई। वीडियो 21 नवंबर के शाम की है, जब रंगकर्मी एक साथ यहां पर जुटे थे और घंटों 2 गुटों के बीच बवाल होता रहा। और बड़ी खबर भोजपुर से आपको बता दें, जहां मंडल कारा में छापेमारी की गई, जहां से 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं, चार्जर और सिम भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीएम के निर्देश पर जेल अधीक्षक ने जेल उपाधीक्षक इमाम खान को निलंबित कर दिया है। साथ ही कक्षपाल भी निलंबित कर दिए गए हैं। जेल में हुई छापेमारी में जमीन के अंदर 5 से 7 फीट अंदर गड्ढे से इन मोबाइल को जब्त किया गया है। जब्त मोबाइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 35 मोबाइल हैं और इन सभी मोबाइलों को जमीन के अंदर रखा गया था, जहां से खोद कर निकाला गया है। और खबर भागलपुर से है, जहां इशाक चक पानी टंकी के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने कल शाम बम फेंका था, जिसमें महिला, एक बच्चे और एक व्यक्ति को बम के छर्रे लगे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक भोलानाथ पुल की ओर से आते हैं और पानी टंकी के पास बम पटककर वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं घटना के बाद फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर बम फेंके गए जगह पर जांच कर रही है, जिससे पता चल सके कि बम कितना शक्तिशाली था। हालांकि अपराधी कैला यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतामढ़ी में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बेटी के बर्थडे में पिस्टल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो पिछले 1 नवंबर का है, जहां रीगा थाना के खरसान गांव में संजीव सिंह अपने बेटी की बर्थडे पार्टी में केक काट रहे थे और रसूख दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने पिस्टल से गोली चलाई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बर्थडे मनाया जा रहा है और इस बर्थडे पार्टी में जो केक काटने के बाद पिस्टल लहराया गया, पिस्टल से फायरिंग की गई है। विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब बात कुढ़नी उपचुनाव की। कुढ़नी उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी ने कुढ़नी में प्रचार की जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंपी है। चिराग से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार विधानसभा की एक सीट जहां कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेगी। प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। क्या लगता है चिराग जी, 2024 की रूपरेखा कुढ़नी तय करेगी? देखिए 2024 की रूपरेखा तो पहले से ही तैयार है। आज की तारीख में आप मुझे बताइए ना, ईमानदारी से मौजूदा प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए या उनके सामने खड़े होने के लिए विपक्ष की तरफ से कौन है? विपक्ष आज खुद जिस तरीके से खंडित हो रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रयास किया था विपक्षी एकता को, पर दिक्कत ये होती है कि विपक्ष की जब आप बात करते हैं, आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में विपक्ष जब तक एकजुट होगा नहीं, एक मजबूत दावेदारी जब तक पेश होगी नहीं, आप मौजूदा प्रधानमंत्री जी को आप चुनौती दे नहीं सकते। तो ऐसे में 2024 की
कोई रूपरेखा ये उपचुनाव तैयार नहीं करने वाला। कुटनी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका रिजल्ट जरूर तय करेगा कि 2024 में आखिर जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी रूपरेखा कैसी होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। कुढ़नी के दंगल में सांसद रवि किशन कुढ़नी में पहुंचे और वहां पर जीत का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यहां से जीत होगी। राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुहुआ में डाला, थोड़ा दूर रहा हो, तब हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और जीत बड़ी आसानी से है। दिखा कहा कि बिहार अब देख ले कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया। कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार की सभा में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है और इस चुनाव में बीजेपी जीत रही है। सभा हुई, जिस तरह का हंगामा हुआ, उससे साफ जाहिर है कि कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ कुढ़नी की जनता खड़ी है और महागठबंधन तो पहले भी गोपालगंज में पूरी ताकत से लड़ा था, फिर भी वो हार गया था और इस बार भी कुढ़नी में भी महागठबंधन पराजित हो गया। कल जब जेडीयू की सभा हुई, जिस तरह का हंगामा, तो अभी देखिए शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। कुढ़नी में लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है कुढ़नी में और आज प्रचार का अंतिम दिन है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बदरुद्दीन अजमल पर उन्होंने हमला बोला है। हिंदू पर अजमल का बयान निंदनीय है। ओवैसी और अजमल हिंदू को गाली देते हैं, ये बड़ा आरोप गिरिराज सिंह ने लगाया है। जो खबर आपको बता रहे हैं बेगूसराय से, जहां गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान, उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी हिंदू को गाली देते हैं। जो हमें आगे अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम, तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियां नहीं देते। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सिंगापुर से एक नई तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की। इस ट्वीट में रोहिणी काफी भावुक संदेश लिखी हैं। रोहिणी ने लिखा है कि हमने ईश्वर नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। लालू प्रसाद का 2 दिन बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। रोहिणी आचार्य अपने पिता को अपनी एक किडनी दे रही हैं, जिसके लिए अभी लालू यादव सिंगापुर में हैं और तेजस्वी यादव भी सिंगापुर जाने वाले हैं। शेखपुरा में पूर्ण शराबबंदी के बाद देसी शराब धंधे से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीविका लगातार प्रयास कर रही है। शेखपुरा जिले के 15 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां देशी शराब निर्माण एक कुटीर उद्योग का रूप ले लिया था, जिसमें अभियान चलाकर 553 महिलाओं को चिन्हित किया गया। स्वयं सहायता समूह बनाकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद आज महिलाओं को काफी रोजगार मिल रहा है। जिला प्रशासन और जीविका के सहयोग से आई बदलाव के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा। हमको वही एजेवाई से हमको चुनाव हुआ, वही दुकान हमको मिला किराना का, तो हमने किराना दुकान चला रहे हैं और अपना माई का भीख दुख मांगना हम बंद कर दिए। पहले तो बहुत समस्या खराब चलते थे, जब से मिला है, जब से सही ढंग से दुकान चल रही है और 2 वक्त तो खाना भी खा रहे हैं अच्छे ढंग से। इसी को इसी से पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं बच्चा को, तीनों बच्चा के। पहले से स्थिति बहुत अच्छा है। हाँ, पहले से स्थिति बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत कुछ आराम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बाकी जितना आराम मिला उतना महंगा भी है गरीब आदमी के।
के ठेला लगा मनिहारी की दुकान है, मनिहारी की दुकान है। दल्लू थी सदर अस्पताल तक ठेला लगाते हैं। जब ही मंदा मंदी भी बाजार चल रहा है। बक्सर से राजधानी पटना की यात्रा अब महंगी होने वाली है। दरअसल बक्सर पटना नेशनल हाईवे 922 पर भैंसहा के पास टोल प्लाजा का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। हालांकि अभी बक्सर पटना 4 लेन पर वाहनों की टैक्स दर निर्धारित नहीं की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। 4 लेन की यात्रा अब आने वाले समय में महंगी होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पर टोल प्लाजा है उसका निर्माण कराया जा रहा है। बक्सर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर जो दल सागर का क्षेत्र है, यहाँ विभाग ने टोल प्लाजा बनाया है और टोल प्लाजा लगभग जो इसके मशीनरी का काम होता है वो लगभग पूरा हो चुका है। और आने वाले समय में बक्सर से पटना की दूरी तय करने के लिए लोगों को अब यहाँ टोल टैक्स देना पड़ेगा। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से बदलाव की कोशिश जारी है। इसके तहत कटिहार में पीपीपी मोड में डायलिसिस जैसी सुविधा शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। डायलिसिस की सुविधा राशन कार्ड रखने वाले गरीब तबके से आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क है। वहीं आम लोगों के लिए ये सुविधा बेहद कम शुल्क पर उपलब्ध है। सदर अस्पताल में शुरू किए गए इस सेवा का लाभ जरूरतमंद मरीज जो सदर अस्पताल में चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं वो भी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सुधार के दौर में है। अब कटिहार जैसे छोटे शहरों में भी लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिल रहा है। आपको दिखाते हैं ये कटिहार सदर अस्पताल की एक तस्वीर है और यहाँ पीपीपी मोड में डायलिसिस की सुविधा शुरुआत किया गया है। ये डायलिसिस की क्लिनिक है और ये वार्ड है। हालांकि ये बेहद रेस्ट्रिक्टेड इलाका है और जो मरीज है उनका डायलिसिस चल रहा है, इसलिए यहाँ की भीतर की तस्वीर जो है वो आप तक पहुँचाना थोड़ा जो मेडिकली है रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हम तस्वीर आपको जरूर दिखाएं कैसे हो रहा है ये पीपीपी मोड में और कटिहार के लोगों के लिए ये कितना बड़ा राहत की सुविधा है। हम जरा बात कर लेते जो यहाँ इंचार्ज है, कितनी बड़ी किस तरह से सुविधा पहुंचा रहे हैं आप लोग? मरीज जो वो जिनको भी जानकारी हम नहीं है उनको जानकारी दे रहे हैं, उनके पास पहुंचाया जा रहा है। ठीक, और जो भी पेशेंट है उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रही है। जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 1745 रुपया मात्र देना पड़ रहा है। तो 1745 में दवा इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन भी सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। बाहर ये कितना? वही बाहर में आपको 2500 से 3000 रुपया चार्ज करना चुकता करना पड़ता है। जी बहुत राहत हुआ। हफ्ते में 3 दिन होता है, हफ्ते में 2 दिन होता है, तो हमको 4000 बचा ना 2 दिन में, 3 दिन में 6000 बचा ना, तो ये तो हमको राहत मिला है, सुविधा हुआ है मोमिना खातून। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार जैसे छोटे शहरों के लिए एक बड़ी सुविधा है, क्योंकि तेजी से किडनी की बीमारी बढ़ रहा है और ऐसे में डायलिसिस की जरूरत पड़ता है। लेकिन अब ये सुविधा अपने ही घर पे उपलब्ध होने से लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत मिला है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बांका की लाइफलाइन कहा जाने वाला चांदन नदी पर निर्मित पुल के ध्वस्त हो जाने से जिले वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुल ध्वस्त हो जाने के बाद से व्यावसायिक गतिविधियों के बाधित होने के साथ ही लोगों का बांका पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब 58 करोड़ की लागत से बनने वाली बड़ी पुल निर्माण के अंतिम चरण में है। पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल लोग डायवर्जन से ही काम चला रहे हैं। पुल के निर्माण स्थल से हालात का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र ने। जोर से चल रहा है काम। अच्छा। पूरा प्रगति पे है। जहाँ तहाँ होगा बहुत जल्दी, मतलब ये मैंने अभी क्या क्या काम हो चुका है इसमें? गटर चढ़ गया, आपका स्लैब ढलाई हो रहा है, मिट्टी फिलिंग चल रहा है, यही सब काम चल रहा है, बड़ा जोर शोर से चल रहा है। मैंने रात दिन पूरा चल रहा है। हाँ 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 हाँ। ये कितने दिनों के अंदर में ये दिन जितना जल्द होगा हम लोग अपने लगे हुए हैं। 2 साल पूर्व बांका का लाइफलाइन कहे जाने वाला चांदन नदी ध्वस्त होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी और पुल ध्वस्त होने के बाद बड़ी वाहनों का प्रवेश बांका में बांका ढाका मार्ग मुख्य मार्ग से नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार के प्रयास से 58 करोड़ की लागत से चांदन नदी पे हेवी पुल बन रहा है, जो कि काफ़ी प्रगति में है। आप देख सकते हैं कि पुल में जो गटर चढ़ाने का काम से लेकर
यहाँ पर जो ढलाई का काम है वो अंतिम चरण में है और यहाँ पर जो काम हो रहा है 24 घंटा यहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि जितना जल्द से जल्द हो सके बांका के लोगों को ये पुल सौंप दिया जाएगा ताकि लोगों का यातायात सुविधाजनक हो और बड़ी वाहनों का प्रवेश हो सके। आपको मैं बता दूं कि ये पुल ध्वस्त होने के बाद से बांका का व्यावसायिक गतिविधि एक तरह से ठप हो चुका था। बांका में बड़ी वाहनों का प्रवेश दूसरे करीब 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके हो रहा था, लेकिन अब ये पुल बन जाने के बाद अब लोगों को राहत मिलेगी और व्यावसायिक गतिविधि भी ढंग से चल पाएगी। नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन गोलंबर पर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहाँ, मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना। ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, तो जिम्मेदारी लेगा, तो ही सफाई हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।